कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग हिंदी का आपका सेकंड लास्ट टॉपिक देखेंगे, यानी इसके बाद अंतिम टॉपिक बचता है और वो टॉपिक हिंदी कंप्यूटिंग का होगा। और वो अभी हो नहीं सकता है, जब तक कंप्यूटर नहीं पढ़ोगे तब तक उस पर हाथ डालना सही नहीं है। और वैसे भी वो चैप्टर मैंने अपना खुद नोट किया, वो इस क्लास में बोर्ड के माध्यम से पढ़ाना बड़ा अजीब सा हो जाएगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल चैप्टर है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, आएगा तो आएगा क्वेश्चन 1 नंबर का, नहीं तो क्वेश्चन आना भी उससे थोड़ा सा डाउटफुल ही लगता है मुझे। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बता दूंगा किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। आज हिंदी की अंतिम क्लास, मतलब अंतिम टॉपिक ही मान के चलिए, सेकंड लास्ट टॉपिक अलंकार है। इसके 2 भाग आएंगे, एक आज एक कल। आपका अलंकार भी तैयार हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अलंकार अगर आप पढ़ोगे तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। यानी आपको मैं हर एक एग्जाम्पल तो करा नहीं सकता हूँ, आपको सिर्फ रूल पकड़ना है उसका, और उसको घर पे रटना भी नहीं है। आप उस रूल को पकड़ के जाइए। क्वेश्चन 3 तरीके से पूछ सकते हैं। एक तो डायरेक्ट कोई दिया होगा आपको सेंटेंस, यानी एक प्रकार का काव्य टाइप का कोई रचना या कोई लाइन दी होगी, उसमें पूछेगा अलंकार कौन सा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछ सकता है अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, या इसमें शब्दालंकार का कौन सा भाग है या अर्थालंकार का कौन सा भाग है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोग को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। बाकी प्रैक्टिस जो भी किताब होगी, रूल पकड़ लेना, उस रूल को मैच करना उस वाक्य में कि यार ये मैच हो रहा है नहीं हो रहा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक। दूसरी बात, एक और बात आप लोगों से कहनी है, जैसे आप ये अलंकार वगैरह ये सब चीज़ तैयार कर लेंगे, अब नेक्स्ट वीक से यानी हर संडे होपफुली कि आपके लिए मैं हिंदी की प्रैक्टिस वाली क्लास लेके आऊँ। प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है? प्रैक्टिस का ये नहीं कि मैं क्वेश्चन कराऊँ आपको, ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, इंडिविजुअल पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, यानी क्वेश्चन पूछने का पैटर्न आपको बता दूँ। जैसे स्वर, जैसे स्टार्टिंग पहला चैप्टर स्वर और व्यंजन है, यानी 2 चैप्टर में 1 दिन में पकड़ लूँगा। उससे बता दूंगा कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ के जाना। अघोष वर्ण से कौन सा पूछ सकता है, सघोष से क्या पूछ सकते हैं, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पिक किए जा सकते हैं। इस प्रकार के एक 30 मिनट की 35 मिनट की एक वीडियो, जिसमें हिंदी पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं उसकी वीडियो दूंगा, न कि हिंदी की प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अलंकार। तो अलंकार हमने आज शुरू करना है। सिंपल सी बात है, अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाली चीज़ों को अलंकार कहते हैं। जैसे कोई भी है, जैसे इंसान है, हम लोग क्या करते हैं अपनी शोभा बढ़ाने के लिए? अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे एक्सेसरीज अपनी बॉडी में लगाते हैं, वॉच पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं। तो ये क्या है? हम क्यों मतलब इन चीज़ों को यूज करते हैं? बेसिकली क्योंकि हमारा किसी का भी सौंदर्य बढ़ सके, हमारी खूबसूरती पे थोड़ा क्या हो जाए, 4 चांद लग जाए। यही तो इसका मतलब होता है। यानी अपने को बेहतर दिखाने के लिए हम आभूषणों का प्रयोग करते हैं। कोई सोने की माला पहनता है, कोई अलग अलग टाइप की चीज़ें पहनता है। तो ये सब के सब क्या हैं? अपने को बेहतर दिखाने के लिए, सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए। उसी तरीके से हिंदी में काव्य में क्या होता है कि जो हिंदी काव्य की सुंदरता या उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना। यानी अलंकार से एक तो आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है, तो सीधे सीधे इसको लिखना, काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। ठीक है, काव्य का ऐसा रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, वह रूप जो उसकी सुंदरता बढ़ाए, ये क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। ठीक है, जो उसकी सुंदरता बढ़ाए, ये अलंकार होते हैं। और ध्यान रखना, इससे हम लोग बहुत डिटेल से, बहुत अंदर घुस के नहीं पढ़ने वाले। आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाए, ये मेरा मेन मकसद होगा। और अलंकार का सीधा सीधा मतलब क्या है? अलंकृत करने वाला। यानी अलंकृत मतलब जो उसकी खूबसूरती को बढ़ाए, यानी सिंपल सी बात है, अलंकृत करने वाला। अलंकृत, और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको इससे बता दूंगा। ठीक है, अलंकृत करने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए। अब देखना, जैसे हम अलंकार पढ़ेंगे इस क्लास की मिड से, यानी आधे आधे से मैं आपको बोर्ड पे लिख दूंगा, ताकि आपको जल्दी हो जाए, टाइम आपका सेव हो जाए और आप सीख भी जाएं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही पढ़ाया जाता है। काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए क्या होता है? अलंकार कहलाता है। ठीक है, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, अलंकार कितने टाइप का होता है? तो वापसी जैसे अच्छे बच्चों के साथ 2 टाइप का होता है, बता देना। आपसे पूछेगा अलंकार के कितने टाइप होते हैं? 2। तो कौन कौन से होते हैं? सीधे से बता देना सर, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। अर्थालंकार। ठीक है, यानी आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा अलंकार कितने टाइप के होते हैं, आप लोग कितने बताओगे? अलंकार को 2 टाइप का, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार।
शब्दालंकार नाम से ही लग रहा है, ऐसा अलंकार जिससे उसके शब्दों से उसमें सौंदर्य बढ़े, यानी उसकी सुंदरता को बढ़ाने में शब्द का प्रयोग हो, और अर्थालंकार में उसकी सौंदर्य को बढ़ाने में शब्द के अर्थ का प्रयोग हो। तो सिंपल सी बात, शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाना अपने आप में किसके अंदर आएगा? शब्दालंकार। तो इसमें आप लोग लिखे हैं शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाना, किसकी? काव्य की। शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाना, यानी उसकी सुंदरता बढ़ाना, और शोभा क्या होगा? बढ़ाना। ये किसके अंदर आएंगे? शब्दालंकार। और अर्थालंकार में शब्द के अर्थ के माध्यम से, यानी अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाना, अर्थालंकार। ठीक है, अर्थ के माध्यम से। अब ये सब एग्जाम्पल जब करोगे तब समझ आएगा। ठीक है, शोभा भी ऐसे ही समझो, अभी बताता हूँ मैं आपको बहुत आसानी से बढ़ाना। तो ये अपने आप में अर्थालंकार आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? चल भाई बता, अलंकार के कितने टाइप होते हैं? आपने बता दिया दो। हो सकता है कभी ये पूछ दे किसने अलंकार के एक तीसरे टाइप जिसका नाम होता है अपने आप में क्या? उभय अलंकार की मतलब के बारे में बताया, यानी उभयालंकार, यानी कॉमन जो अलंकार होता है, उभय मतलब इसका भी होगा उसमें थोड़ा, इसमें का भी होगा, यानी दोनों का कॉमन होगा, उभयालंकार के बारे में बताया। उनका नाम था आचार्य भोज। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर, आचार्य भोज द्वारा उभयालंकार की बात भी कही गई, उभयालंकार की बात की गई। ठीक है, यानी आचार्य भोज ने क्या कहा? एक तीसरा अलंकार भी होता है जिसको बोलते हैं उभयालंकार। अब कंफ्यूज मत होना, आपसे पेपर में सीधे यही पूछेगा कि अलंकार कितने टाइप के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। चल भाई, अब हम शब्दालंकार से और अर्थालंकार ही शुरू करेंगे। हम पहला पढ़ेंगे शब्दालंकार। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, शब्दालंकार। और शब्दालंकार क्या होते हैं, इसके क्या टाइप होते हैं, यही हम लोगों ने देखना है। ठीक है, देखो शब्दालंकार। और एक चीज याद रखना आप लोग, जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, शब्दालंकार में ध्यान रखना, ये बाहर से काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाता है, यानी अर्थ जो, जैसे ये अर्थ के आधार पे नहीं, इंटरनल बढ़ाएगा। अब जब इसको समझाऊंगा मैं तब समझोगे। ये बाहर से वो सब छोड़ दीजिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको नोट कीजिए। देखिए शब्दालंकार क्या होते हैं? जो शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ेगी, तो ये याद रखना शब्दालंकार। अब इसमें शब्दालंकार के भी कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, यानी कितने टाइप होते हैं पूछता है आपसे, तो अच्छे बच्चों की तरह बता देना सर, इसके 5 प्रकार के होते हैं शब्दालंकार। ठीक है, 5 प्रकार। अब आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्दालंकार का हिस्सा है, यानी शब्दालंकार के 5 पार्ट आपको पता होने चाहिए। तो 5 पार्ट कौन कौन से होते हैं, उसी से क्वेश्चन करेगा। पहला लिखो आप लोग क्या? अनुप्रास अलंकार, यानी अनुप्रास अलंकार किसका हिस्सा होगा? शब्दालंकार का। अनुप्रास अलंकार, इन 5 के 5 प्रकार पता होने चाहिए। ठीक है, दूसरा आप अच्छे बच्चों की तरह लिखो यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये सब के सब किसके हैं? शब्दालंकार के। ठीक है, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक, तो कितने हो गए? 3। और इसके अलावा 2 अलंकार और आते हैं, उनका नाम है विक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार। ठीक है, क्या लिखोगे? विक्रोक्ति और पुनरोक्ति। तो लिखो विक्रोक्ति, विक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार, रोक्ति अलंकार। अब देखो, अब आप कहोगे सर यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये भी बता दीजिए, सब चीज पढ़ा रहे हो। आपसे कहा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अच्छी तरह बताया 2 प्रकार। आपसे पूछा किसने अलंकार के तीसरे टाइप उभय अलंकार की बात की, आचार्य जी ने, आचार्य भावे जी ने। ये आपसे पूछेगा शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार। आपसे क्वेश्चन पूछेगा श्लेष अलंकार किसका हिस्सा है, शब्दालंकार, उभय अलंकार, अर्थालंकार। यह क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्दालंकार का हिस्सा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ शब्दालंकार के 5 प्रकार याद होने चाहिए। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार। यानी आपको इन 5 प्रकार के अलंकारों को दिमाग पे छापना है। अब दिमाग पे छाप लिया, आपसे कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, यार इतने होशियार बच्चे हो, हिंदी के महाज्ञाता हो, यूके SSS क्या किसी भी आयोग के एग्जाम को निकालने की क्षमता धारण करने वाले हो, फिर क्यों डरते हो। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के हो गए अपने आप में अलंकार। अब देखना, अब हमने क्या करना है, इंडिविजुअल पढ़ना है। अब देखना, इसी में आपको क्या करना है, अनुप्रास अलंकार जो है हम शुरू करेंगे। और अनुप्रास अलंकार भी अपने आप में 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बाकी ये तो सिंगल है, हमने आज यही कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप अनुप्रास के नीचे इसी प्रकार से लिखोगे, इसकी डेफिनेशन लिखोगे। पहला, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होते, यानी ऐसा अलंकार जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति,
एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। हम आप ये मान के चलिए हमने हेडिंग डाल दी है अनुप्रास, आप लोग अलग से अनुप्रास हेडिंग डालिए, फिर हम तो ये करते रहेंगे। इसमें क्या लिखा, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, यानी एक से अधिक बार अगर आपका कोई वर्ण रिपीट होता है, बार बार होती है, तो ऐसा अलंकार अनुप्रास अलंकार कहेगा। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस वर्ण के नीचे हाईलाइट करो। और वर्ण किसको कहते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों शामिल होते हैं। अब आप कहोगे सर स्वर क्या होते हैं, ओ आ ई ये सब स्वर होते हैं, व्यंजन क ख ग घ ये व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं, ऐसा अलंकार जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब रिपीट हो रहा हो, बार बार आएगा, तो ऐसा अलंकार अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। तो सीधे हेडिंग डालिए आपने, एक ऐसा अलंकार यानी जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। अब आपको थोड़ा सा समझ तो आ रहा है, लेकिन अनुप्रास अलंकार आपने बोल तो दिया ये होता है। मैं आप देख रहा हूं ऊपर आपने अनुप्रास लिखा होगा, यहाँ पे आपने क्या किया, अनुप्रास, ठीक है, हेडिंग डालनी थी आपने ये इसकी डेफिनेशन लिखी कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार, यानी वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन। अब ये बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसको कैसे हम समझें, ठीक है, कैसे इसको आप लोग हम समझाएंगे ये। अब देखो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा मुदित महीपति मंदिर आए, क्या लिखा, मुदित महीपति मंदिर आए, इसको लिखो, मुदित महीपति मंदिर आए, मंदिर आए, ठीक है, एक सेंटेंस लिखा मैंने। अब देखिए मैंने क्या कहा, एक वर्ण की आवृत्ति, वर्ण कहा मैंने शब्द नहीं कहा। वर्ण होता है, वर्ण के बाद शब्द बनते हैं, और शब्द के बाद वाक्य बनते हैं। आप लोग जानते हैं वर्ण और आ ई जब उनका मेल होगा, सार्थक होगा, उसका अर्थ होगा, तो शब्द बनेगा, और शब्द का एक लंबा सा अपने आप में सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो मुदित महीपति मंदिर आए, क्या लिखा है, एक वर्ण की आवृत्ति, मौ इधर भी आया, मौ इधर भी आया, मौ इधर भी आए, तो मौ की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो कौन सा अलंकार है, आंख बंद करके इसमें क्या कर सकते हो, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। क्योंकि मौ वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, एक से अधिक बार हो रही है, यानी बार बार मौ आ रहा है, तो ऐसा अलंकार सीधे सीधे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। जैसे एक अन्य एग्जाम्पल, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, क्या लिखा मैंने, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, देखो सेवक सचिव, और सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, घर पे रूल पकड़ लेना बस। सुमंत बुलाए, देखो ये देखो स स स, यानी स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ऐसा अलंकार क्या कहलाएगा, अपने आप में अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। तो सिंपल सा है, थीसिस इसका ये निकला, कंक्लूजन ये निकला, कोई भी ऐसा अलंकार जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, एक से अधिक बार होती है, उसको सिंपल सा क्या बोला जाता है, अनुप्रास अलंकार बोला जाता है। अब अनुप्रास अलंकार के भी 5 प्रकार होते हैं, तो क्वेश्चन उसी से पूछेगा, आपको इसको नोट कर दीजिए, और अनुप्रास अलंकार लिख लिया, और उसके 5 टाइप, आपके 5 नाम लिखने हैं, फिर मैं आपको उसको 1 बाय 1 कराता हूं, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है। अब सिंपल सी देखिए, एक चीज ध्यान रखना, आपने कहा अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसके जो टाइप है ना, यहां मैं लिखूंगा, ये भी तो अनुप्रास अलंकार है, इसमें भी तो रूल सेम होगा। यानी अब इंडिविजुअल क्या चीज रिपीट हो रहा है वो अलग है, लेकिन है सब अनुप्रास के हिस्से, यानी कहीं ना कहीं वर्ण आवृत्ति सब में होगी। अब इंडिविजुअल हम देखेंगे क्या क्या हो रहा है। पहला आपने लिखना है छेकानुप्रास, क्या लिखा है, छेकानुप्रास, ठीक है, पहला। दूसरा आपने इसमें लिखना है वृत्त्यानुप्रास, क्या लिखोगे, वृत्त्यानुप्रास, क्या नुप्रास, ठीक। तीसरा आपने इसके अंदर लिखना है लाटानुप्रास, फिर लिखना है श्रुव्यानुप्रास, क्या लिखना है, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास, ठीक है। फिर उसके बाद श्रव्यानुप्रास, यानी जिसको आप सुन के अनुप्रास लग रहा है आपको, श्रुव्यानुप्रास लिखना, श्रुव्यानुप्रास, ठीक है, जिसको आप सुन के मतलब लग रहा है आपके आपको अनुप्रास। और अंतिम जो आपने लिखना है उसको लिखना है अंत्यानुप्रास, क्या लिखना है, अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। और जो अंत्यानुप्रास है इसको अपने आप में तुक अनुप्रास भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुक अनुप्रास, ठीक है, इसको क्या भी बोलते हैं, तुक अनुप्रास। देखो
ये हो गया अनुप्रास के 5 भाग। अनुप्रास आपसे पूछता है जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, अनुप्रास है। बचपन में मैंने सुना आपने चारू की जो चारूचंद की वाला कुछ सुना होगा आपने, तो इस प्रकार के जो चौ 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 रिपीट होता था वहां क्या होता था, अनुप्रास अलंकार होता था। अभी मैंने एग्जाम्पल दिए। अब हमने क्या करना है, इंडिविजुअल इनको पढ़ना है और सिर्फ हम इसका रूल देखेंगे। रूल देखने के बाद क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना इसी के अंदर से है कि कहीं यहां से कौन सा लाटा अनुप्रास है, कौन सा श्रुव्या अनुप्रास है, ये देखना है। तो मैं आपको बोर्ड में लिख देता हूं, आप लोग उसको देखना। पहले 3 आपके अनुप्रास अलंकार के टाइप लिख दिए हैं। इसको एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद समझिए। बिना समझे आप इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है, समझना जरूरी है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो पहला मैंने लिखा है छेका अनुप्रास, ठीक। अब छेका अनुप्रास क्या है, अनुप्रास अलंकार का भाग है। अनुप्रास अलंकार का भाग है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें वर्णों की क्या होगी, आवृत्ति होगी, यानी रिपीटेशन होगा ही होगा। डिपेंड करता है कितनी बार होगा, 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, इसी आधार पर इनकी कैटेगराइज कर दिया गया। देखो पहला है छेकानुप्रास, जहां एक वर्ण की आवृत्ति 1 बार होती है, यानी 1 बार से दोबारा वो नहीं आएगा। जैसे हो जाता मन मुग्ध भक्ति भावों से, यानी हो जाता मन मुग्ध भक्ति भावों से। अब देखो ये मौ है, ठीक है, यहां भी क्या है, मौ है। तो मौ की आवृत्ति क्या हो रही है, 1 से अधिक बार हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो रही, यानी 1 ही बार हो रही है। मौ आया, उसको रिपीट कितनी बार किया गया, 1 बार किया, कहीं नहीं किया होगा। देखो दूसरा भक्ति भावों से, भ यहां भी है, भ यहां भी, यानी 1 ही बार रिपीट हो रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है छेकानुप्रास। अब ये जब छेकानुप्रास है, बाई चांस डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे लिख दे, हो जाता मन मुग्ध भक्ति भावों से में कौन सा अलंकार है, तो आपको वहां पे सीधे क्या करना होगा, अनुप्रास। हो सकता है छेकानुप्रास न दे ऑप्शन में, है तो अनुप्रास का हिस्सा ना। अनुप्रास के भाग हैं ये 5। अगर अनुप्रास के इंडिविजुअल इन पार्ट्स के नाम ना आए तो इसका सीधा मतलब है डायरेक्ट अनुप्रास आया होगा, तो वहां पे अनुप्रास पे टिक करना। और अनुप्रास को कैटेगराइज करके पूछ देगा तो आपको सीधे उसके देखना है, ठीक है। अगला देखो, विविध सरोज सरोवर फूले, यानी सरोज मतलब देखो ये स यहाँ पे रिपीट हो रहा है, स यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यानी सिर्फ 1 बार रिपीटेशन हुआ है। तो सीधी सीधी बात है कौन सा अनुप्रास अलंकार हो गया, छेकानुप्रास। छेका में 1 बार होता है, जबकि वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है, 1 से अधिक बार होता है। कितने भी बार हो सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सिंपल सा तो है, याद करना है। देखो छेकानुप्रास में 1 बार हो रहा, वृत्त्यानुप्रास में 1 से अधिक बार हो रहा, कितनी बार भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका एग्जाम्पल देखिए, देखो आवृत्ति 1 से अधिक बार लिखा है मैंने। एग्जाम्पल देखो, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यानी त वर्ण की आवृत्ति, त यहाँ भी है, तो यहाँ भी अगर सिर्फ 2 बार आता है, यानी 1 ही बार आता है, ये एक यहाँ, तब तो कौन सा हो जाता है, छेकानुप्रास हो जाता है। लेकिन 1 से अधिक बार रिपीट हुआ है, तट तमाल तरुवर बहुछाए, यानी 1 2 3 4 बार आपका रिपीट हुआ है। तो 1 से अधिक 4 5 बार रिपीट हुआ है, तो 1 से अधिक बार अगर रिपीट होता है तो वहां कौन सा होगा, वृत्त्यानुप्रास। इसी का अगला एग्जाम्पल, सत्य स्नेहशील सुख सागर, यानी स की रिपीटेशन देखो, सत्य शील सुख सागर, यानी इतने बार आपका सा रिपीट हो रहा है, तो अपने आप में वृत्त्यानुप्रास है। अगर बाई चांस वृत्त्यानुप्रास ऑप्शन में नहीं आता है तो आपको सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, अनुप्रास अलंकार है तो अनुप्रास का हिस्सा। तो अगला देखिए, उसके बाद लाटानुप्रास। इसको थोड़ा सा अलग होगा। लाटानुप्रास में क्या होगा ना, आपको एक सेंटेंस टाइप का रिपीट दिखेगा, यानी आप जब उसको पढ़ोगे, आप दिमाग लगाना उसमें, आपको ऐसे वर्ण नहीं, यानी एक एक शब्द वर्ण रिपीट ना होते, कोई वाक्य या कोई सेंटेंस या कोई शब्द टाइप का आपको रिपीट दिखेगा। लेकिन ध्यान रखना, आपको सेम लगेगा, कहीं ना कहीं उसमें कॉमा वगैरह का कुछ अंतर दिखेगा, और वो जो शब्द होगा ना, आपको ऐसा लगेगा यार लग तो सेम रहा है, लेकिन बहुत माइनर डिफरेंस होता है दोनों ही सेंटेंस में। यानी अगर वाक्य का रिपीटेशन हो रहा, वाक्य के रिपीटेशन में कहीं ना कहीं माइनर डिफरेंस होगा, वो सेम उसके अर्थ नहीं निकलेंगे। जैसे जहां पर पूरा वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए, यानी वाक्य का रिपीटेशन हो रहा है, वाक्य भी हो सकता है, कहीं शब्द भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। यानी जहां पर पूरा वाक्य 2 या 2 से अधिक बार वाक्य लिखा है मैंने, देखना आए और तथा उनका अन्वयन करने पर, यानी उसका अर्थ निकालने पर उसका अर्थ बदल जाए। जब आप उसको तोड़ोगे, हटाओगे, तो उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना। अब आप कहोगे सर दोनों तो सेम है, कहाँ डिफरेंस है? इसको ध्यान से देखो, मांगी नाव न केवट आना, ये कॉमा लगा है ना, इसके बाद का अर्थ क्या है, न केवट आना, यानी केवट को नहीं आना है। केवट कौन होता है, जो नाव चलाता है। दूसरे में देखो केवट आना, न इधर आ गया, कॉमा इधर लग गया, केवट आना, यानी दूसरे में वो कह रहा है कि केवट को आना है, पहले में कह रहा है कि केवट नहीं आ रहा है। यानी इस प्रकार से आपको माइनर डिफरेंस दिखेगा, लेकिन वाक्य आपको रिपीटेशन में दिखेगा।
दिखेगा। तो इस प्रकार का जहां आपको मतलब अलंकार दिखता है वो कौन सा होता है, लाटानुप्रास होता है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, नेट पे जाना, प्रैक्टिस देखना, लाटानुप्रास के एग्जाम्पल देखना, नेट पे जाना, छेकानुप्रास के एग्जाम्पल देखना, वृत्तानुप्रास के एग्जाम्पल देखना, तब आपके समझ आएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है वो देखना आपका, वो आएगा श्रुव्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। वो देखिए आते हैं आपके, एक आता है श्रुत्यानुप्रास, एक आता है अंत्यानुप्रास, यानी 5 आपके अनुप्रास हैं। पहला आप लोग समझ चुके हैं, दूसरा समझ चुके हैं, तीसरा समझ चुके हैं, चौथे में क्या है देखो, श्रुत्यानुप्रास। नाम से ही लग रहा है सुनने में लगेगा, श्रुत मन होता है सुनना ना, सुनने में अनुप्रास अर्थात शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो, यानी जो शब्द होते हैं बेसिकली इसमें जैसे कोई शब्द लिखा है उसका अंतिम वर्ण देखना आप, वो आपको सेम दिखेगा या भी कह रहा हूं। ठीक है, जब आप शब्दों को पढ़ोगे उनका उच्चारण स्थान लगभग समान दिखेगा, यानी सुनने में अनुप्रास अर्थात शब्दों का अंतिम वर्ण, इसको देखना, शब्दों का जो अंतिम वर्ण है वो समान होगा या वर्णों का उच्चारण स्थान समान होगा। जैसे देखो ता दिन दान दीन धन धरनी, यानी आप दो तरीके से देखो, अंतिम वर्ण यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, ठीक है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9, देख अंतिम वर्ण आपको समान दिख रहा है। या आप इसको कह सकते हैं इनका उच्चारण स्थान समान है। उच्चारण स्थान का मतलब ये भी लास्ट में हो रहा है, इसका उच्चारण इस शब्द में भी लास्ट में हो रहा है, इसमें भी लास्ट में हो रहा, या इसमें भी लास्ट हो रहा, या ये द वाला देख लीजिए आप, ये द यहाँ पे पहले में, इसका भी पहले में, यहाँ भी पहले, और इस प्रकार से आपका उच्चारण स्थान समान दिख रहा है। और एक ध शब्द देखिए, इसका उच्चारण स्थान देखिए, इसका उच्चारण स्थान देखिए, तो पहला वाला है, यानी या तो आपको शब्द के अंतिम वर्ण समान दिखेंगे पूरे। अब है तो देखो, अगर बाई चांस आपका श्रुत्यानुप्रास नहीं आया और ऑप्शन में सीधे अनुप्रास आ गया तो आप तो वैसे पकड़ लोगे वर्णों की आवृत्ति हो रही है, वर्ण एक से ज्यादा बार दिख रहे हैं, तो सीधे सीधे कौन सा हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। इंडिविजुअल अनुप्रास का श्रुत्यानुप्रास पूछेगा, सुनने में समान हो, और ध्यान रखना इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। ठीक है, हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछेगा कौन से अनुप्रास अलंकार में शब्दों का अंतिम वर्ण समान होता है, वहां बेहोश होने से बढ़िया आज जागृति दिखाओ अपने अंदर आज क्या लगाओ, जोश लेके आओ कि हाँ हम इसको कर सकते हैं। देखिए ये क्या होगा, आपका अंतिम वर्ण समान दिखेगा, तो ऐसे ता दिन दान दीन धन धरनी है ना, तो न ये सेम दिख रहा है। या इनका क्या है, उच्चारण स्थान समान है, ये लास्ट में हो रहा है, ये भी लास्ट में हो रहा है, ये लास्ट में या इस ध में पहला, इस प्रकार से जहां दिखेगा आपको श्रुत्यानुप्रास होगा। जैसे एक एग्जाम्पल, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजिजात है। ठीक है, इसमें क्या है देखो, उच्चारण स्थान देखिए आप इसका, त लास्ट में, त लास्ट में, त लास्ट में, त लास्ट में, मिला आपको सीधे सीधे श्रुत्यानुप्रास। या आप इसको कह सकते हो देखो त है, या आप इसको कह सकते हो क्या, दूसरे सुनने में शब्दों का अंतिम वर्ण समान या वर्णों का उच्चारण स्थान समान। वर्ण उच्चारण स्थान कैसे, त लास्ट में हो रहा है, त लास्ट में हो रहा है, त लास्ट में हो रहा है, त इससे पहले झ का हो रहा है, देखो झ यहाँ है, झ यहाँ है, तो ये भी क्या हो रहा है, उच्चारण स्थान जहाँ पे है उसी के मतलब परिप्रेक्ष्य में दिख रहा है आपको, तो उच्चारण स्थान या तो समान होगा या आपका क्या दिखेगा, अंतिम वर्ण आपको मतलब रिपीटेशन दिखेगा हर शब्द में, तो वहां पे श्रुत्या अनुप्रास होता है। ठीक है, और अंतिम जो आता है अनुप्रास का वो होता है अंत्यानुप्रास, यानी अंत्यानुप्रास का एक अन्य नाम है तुक अनुप्रास। पता लगा, क्वेश्चन पूछ दिया कौन सा अनुप्रास अलंकार तुक अनुप्रास भी कहलाता है, वहां बेहोश होने से बढ़िया यहाँ पे पढ़ लो या करो। ठीक है, देखो अंत्यानुप्रास का मतलब क्या है, अंत में आया हुआ अनुप्रास, अर्थात जहां पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो। पंक्ति कहा मैंने, पंक्ति मतलब जो पूरा पंक्ति होती है, जैसे एक ये लिखा ना मैंने, यहाँ से यहाँ तक ये पंक्ति बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो है पूरा पंक्ति है, और यहाँ इसका अंतिम वर्ण समान हो। सिंपल सी बात है, जैसे कोई शायरी वगैरह पढ़ते हैं ना आप लोग, शायरी वगैरह में क्या होता है, ऊपर वाली लाइन जहाँ पे एंड होगी, नीचे वाली लाइन ऐसी जगह पे एंड होगी, लगभग समान लगता है वो, यानी वो मैच कर जाता है, तभी तो वाह वाह कहते हो आप लोग। शायरी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई शायरी है, शायरी की पहली लाइन होगी, उसकी जो एंड वाली पंक्ति की शब्द होगा वो इस प्रकार से होगा कि दोनों को मैच करेगा। जैसे देश का वेश हो जाएगा, वहाँ राम का मतलब श्याम हो जाएगा, इस प्रकार से कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, मैच करेगा। तो इसी प्रकार से बेसिकली शायरी वाले एग्जाम्पल इसमें दिखेंगे आपको। जैसे देखो, बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश में, यानी इसमें शब्द देखो, अंत में आया हुआ अनुप्रास, अर्थात जहां पंक्ति का अंतिम वर्ण समान हो, यानी है बड़प्पन वेश में। नीचे देखो, जो बात और कहीं नहीं वह है हमारे देश में, देखो ये स अंतिम वर्ण लगभग आपको क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है। तो सिंपल सी बात, ये अंत्यानुप्रास जहां पंक्ति का अंतिम वर्ण समान हो, तो इसके ब्रैकेट में जैसे आपने समझने के लिए शायरी वाले एग्जाम्पल लिखना है। जैसे शायरी वगैरह होती है ना, इसी प्रकार के देखते हैं आपको, ऊपर वाली लाइन जहाँ पे हो रही होगी उसी का अंत नीचे हो रहा होगा। ठीक है, तो
ये था आपका क्या, अनुप्रास अलंकार, उसके टाइप। अब आते हैं आपके तीन, एक आता है आपका यमक, एक आता है श्लेष, एक दूसरा जो आता है वो देख लीजिए आप जल्दी से। देखिए आता है यमक अलंकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है, अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। आपको पांचों के रूल पता होने चाहिए। रूल पकड़ने के बाद एग्जाम्पल करो, सिर्फ उस लाइन को पकड़ो जो उसकी डेफिनेशन में छुपा है, और उसके एग्जाम्पल रट के कुछ फायदा नहीं, 2-4 प्रैक्टिस करो, आपका काम बन जाता है, ठीक है। अब देखिए यमक अलंकार, यमक तो बचपन से पढ़ते आए हो। देखो यमक में क्या होगा, वहां अभी तक वर्ण की आवृत्ति होती है, सिंगल वर्ण होते हैं, जो अ आ इ यू या क ख ये होता है ना वर्ण, इनकी आवृत्ति होती है। यहाँ किसका होगा, शब्द की आवृत्ति होगी, यानी एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, यानी कहीं ना कहीं आपको शब्द दिखेगा, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो, यानी आपको शब्द वापस आएंगे एक या एक से अधिक बार, यानी 2 या 2 से अधिक बार शब्द आपको रिपीट दिखेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछना है उसने, या डेफिनेशन पूछेगा या आपको कोई एग्जाम्पल दिया होगा कौन सा अलंकार है। तो सिंपल सी बात है, जहां पर शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए। अब देखो जैसे आपको 2 या 2 से अधिक बार शब्द दिख गए वहां एग्जाम में, तो आपका दिमाग तो सीधे चला जाएगा ना कि यार ये यमक अलंकार होगा, क्योंकि जो अनुप्रास है वहां तो वर्ण के रिपीटेशन होता है, वहां तो कोई लेना देना नहीं है। यमक में क्या होगा, शब्द के रिपीट होंगे। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम लोगों की हिंदी इतनी कमजोर होती है, हम लोग इतना ध्यान हिंदी की ओर देते ही नहीं, हमें शब्दों के अर्थ नहीं पता होते हैं, और शब्दों के अर्थ नहीं पता होते हैं, टेक्निकल शब्द पूछता है तो हम वहां घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि क्या कहना चाह रहा है। तो शब्द एक से अधिक बार या 2 से अधिक बार आपको कहीं पर रिपीट दिखता है, और लेकिन उसका अर्थ डिफरेंट होगा। अब मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को अर्थ समझने में दिक्कत होती है कि यार उसका अर्थ क्या है, हम कैसे समझे कि डिफरेंट मीनिंग है या एक ही मीनिंग है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जहां इस डेफिनेशन को अपने दिमाग में बैठा लो, 2 या 2 से अधिक बार शब्द आएगा, ठीक है, किंतु अर्थ अलग अलग हो। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है मैंने, 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है। अब इसमें 2 चीजें हैं क्या, एक तो आप लोग कहोगे सर अभी आपने लाटानुप्रास पढ़ाया था, वहां भी कुछ इसी टाइप का था, और यहाँ आपने ये पढ़ा दिया, यहाँ अलग हो गया। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल ये है, हम लोगों को शब्द पता नहीं होते हैं। वहाँ क्या हो रहा था, उस वाले में डिक्टो जो रिपीट हो रहा था उनके अर्थ नहीं बदले थे, यानी आपने जो वहाँ रिपीटेशन था, यानी आपको जो केवट वाला मैंने एग्जाम्पल बताया था, वहाँ शब्द का अर्थ नहीं बदला था, केवट का मतलब भी वही था, नाव का मतलब भी वही था, और वो जो सेंटेंस आ रहा था उस वाक्य का थोड़ा कहने का तात्पर्य बदल गया था, लेकिन शब्द का अर्थ वही था, शब्द नहीं बदले थे। नाव मतलब नाव ही था, केवट मतलब केवट ही था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, रिपीट 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है। देखो एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार, यहाँ भी बेर आ गया, यहाँ भी बेर आ गया, यानी आपको पता चल गया कि बेर का रिपीटेशन हो गया। अब क्या करें, तो इसका मतलब बेर का इस वाले में अर्थ है, एक जगह बेर का अर्थ है क्या, टाइम, यानी जैसे हम लोग कहते हैं ना खाना 3 टाइम खाता है, तो वो टाइम वाला शब्द है ये बेर जो कहना चाह रहा है। दूसरा बेर का मतलब जो फल होता है, आप लोगों ने शिवरात्रि वगैरह के टाइम पे बेर देखा होगा वो, तो इस वाले में है 3 बेर खाती है वो, यानी वो 3 फल खाती है शिवरात्रि वाले, ठीक है, 3 जो कहना चाह रहा है। और वो कह रहा है कि 3 बेर खाती है, दूसरे का अर्थ है कि वो 3 टाइम खाती है खाना, यानी 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। दोनों जगह इनके मतलब क्या है, इस बेर का अर्थ अलग है, एक जगह बेर फल को दर्शाता है, एक जगह बेर टाइम को दर्शा रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार हो गया। यानी कहीं ना कहीं शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। जबकि आपने लाटानुप्रास पढ़ा था, वहाँ पे क्या दिक्कत थी, वहाँ जो शब्द था उसका अर्थ वही होता है, उसका कहने का तात्पर्य बदल जाता है, बाकी शब्द वही है, ठीक है, उनके अर्थ नहीं बदलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो इस एग्जाम्पल को, ठीक है। या खाए बौराई जग वा खाए बौराई, यानी इसमें रिपीट क्या हो रहा है मुझे बताइए, यानी कनक शब्द रिपीट हो रहा है। देखिए कनक कनक, यहाँ एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा, ठीक है। सोने को अगर किसी इंसान को ज़्यादा दे दिया जाए सोना, वो पागल हो जाता है। कैसा हो जाता है उसका स्थिति पता है, अगर आपको मैं अभी 10 कुंटल सोना दे दूँ, आप कभी पढ़ोगे क्या ग्रुप सी के लिए, आप तो फिर कहाँ राजा महाराजा भोज वाली स्थिति में चले जाओगे। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी इंसान को सोना मिलता है वो पगला सा जाता है, उसी प्रकार से अगर उसको धतूरा खिला दिया जाए तब भी उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, तब भी वो पगला जाएगा। तो इस दोनों कनक का अर्थ अलग है, एक कनक यहाँ पे सोने को दर्शाता है, दूसरा कनक यहाँ धतूरे को दर्शाता है, और दोनों ही कनक के अपने अलग अलग अर्थ हैं। तो एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, तो ऐसा अलंकार यमक अलंकार कहलाता है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब हुआ चिपका हुआ,
यानी यहाँ आपका शब्द रिपीट नहीं होने वाला है। यानी सिंपल सी बात है, आप ये मत कहना कि सर हमें थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन में अंतर दिक्कत हो जाती है। इसमें क्या है, जहाँ एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों, यानी यहाँ पे क्या होगा, शब्द रिपीट होने के बजाय एक शब्द आएगा, उस शब्द में बहुत से अर्थ चिपके होते हैं। अब आप कहोगे सर हम कैसे पकड़ें, हमें तो सिंपल सा एग्जाम निकालना है, आप ये बता दीजिए इन शब्द के अर्थ को हम कैसे याद करें। याद नहीं करना है, इसमें क्या है, एक आध प्रैक्टिस करना, रटे रटाए ऑप्शन आपको एग्जाम में आते हैं, और नहीं आया तो आपको जो स्लेस में कंफ्यूज होता है तो आप लोग याद रखना कि यार अनुप्रास के रूल तो सिंपल है, वहाँ आप याद रखना कि यार इसका ऑप्शन अनुप्रास तो नहीं हो सकता है, मैंने पढ़ा है, ठीक है। आपने पढ़ा यमक, यमक आपको पता है कि यमक में ये चीज़ थी, ऑप्शन तो ऐसे आएंगे कि कौन सा अलंकार है, यमक, श्लेष, अनुप्रास, ऐसे तो ऑप्शन आएंगे। तो जो चीज़ों में आप कंठस्थ यानी आपकी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, उन चीज़ों में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, जहाँ एक शब्द में कई अर्थ चिपके हो, जैसे देखो सुब्रन को खोजत फिरत कवि भी, व्यभिचारी और चोर। अब देखो किसी चीज़ को खोज रहा है कवि, सुब्रन को, व्यभिचारी किसको खोज रहा है, सुब्रम को, चोर किसको खोज रहा है, सुब्रन को। यानी ये सब के सब इस सुब्रन को खोजने में लगे हैं। कौन कौन, सुब्रन को खोजत फिरत कवि, व्यभिचारी और चोर, ये तीन के तीन जो है सुब्रन को ढूंढ रहे हैं, यानी सुब्रन को। अब देखो इसमें क्या है, जहां एक शब्द में कई अर्थ चिपके हो, इस शब्द में हर अलग अलग मीनिंग है इस शब्द की, यानी इस सुब्रन के अलग अलग अर्थ होते हैं, कई अर्थ हो सकते हैं इस सुब्रन के। कवि के लिए इसकी मीनिंग अलग होती है, व्यभिचारी के लिए इसकी मीनिंग अलग होती है, चोर के लिए इसकी अलग होती है। देखो यहाँ और यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ आपका रिपीटेशन नहीं हो रहा। देखिए बाकी तो सब सेम है। यहाँ देखो कनक का अर्थ धतूरा भी है, सोना भी है, और हो सकता है कि यहाँ सुब्रन का अर्थ भी अलग अलग हो, लेकिन सुब्रन शब्द रिपीट नहीं हो रहा, ध्यान रखना। तो कवि भी सुब्रन को ढूंढ रहा, व्यभिचारी भी सुब्रन को ढूंढ रहा, चोर भी सुब्रन को ढूंढ रहा। कवि के लिए सुब्रन का अर्थ होता है सुंदर वर्ण, यानी कवि के लिए क्या अर्थ है इसका, सुंदर वर्ण यानी अक्षर। कवि का सुब्रन से क्या मतलब है, एक सुंदर अक्षर वो लिखने के लिए ढूंढना चाह रहा है, जबकि जो व्यभिचारी होता है वो एक सुंदर स्त्री को ढूंढना चाह रहा है। सुब्रन का मतलब उसके लिए सुंदर स्त्री है, जबकि चोर के लिए सुब्रन का अर्थ क्या है, सोना है। तो इस सुब्रन के पीछे कितने अर्थ छुपे हैं, एक का सुंदर वर्ण छुपा है, सुंदर स्त्री छुपा है, सुंदर सोना मतलब सोना छुपा है। कवि के लिए इसका अर्थ है सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, चोर के लिए सुंदर मतलब सोना, ठीक है। तो इस शब्द के अंदर अलग अलग अर्थ छुपे हैं और सबके लिए इसकी अपनी अपनी मीनिंग है। तो ऐसा अलंकार क्या कहलाता है, श्लेष अलंकार। सेकंड लास्ट आता है आपका वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का तो सिंपल सा मतलब है कहा कुछ जाए, समझा कुछ जाए, यानी इसका मतलब है टेढ़ा अर्थ। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, आप उसका अर्थ कुछ निकाल दे रहे हो, तो ऐसा अलंकार हमेशा क्या कहलाता है, विक्रोक्ति अलंकार। यानी कहा कुछ और जाए, अर्थ कुछ और, यानी इसका सीधे सीधे इसकी डेफिनेशन लिखो, कहा कुछ जाए और अर्थ कुछ निकाला जाए, तो ऐसा अलंकार क्या कहलाता है, विक्रोक्ति अलंकार। अब इसका एग्जाम्पल आप कहोगे, देखो द्वार पर को प्रिय हरि, ठीक है, आपको यहाँ पे कॉमा भी लगाना है, ठीक। देखो ये है राधा कृष्ण का संवाद, बहुत फेमस संवाद है उनका ये, और ये आपको 9th 10th 11th की कहीं जो एनसीईआरटी की किताब है वहाँ भी एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ये क्या कह रहा है, देखो द्वार पर को प्रिय हरि, यानी अंदर से राधा आवाज लगा रही कि दरवाजे पर कौन है, तो बाहर से वो कह रहा है प्रिय हरि, यानी हरि कौन है, कृष्ण के लिए यूज होता है। तो प्रिय हरि का मतलब बंदर भी होता है, ठीक है। तो प्रिय हरि का मतलब वो सोचती कि बंदर है, जबकि कृष्ण कह रहा है कि प्रिय हरि यानी कृष्ण हो। वो कह रही है तारु शाखा जाओ, तरु शाखा जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बंदर हो तो पेड़ की शाखा पे जाओ। जबकि हरि उसने क्या कहा था, कृष्ण के लिए यूज किया था, लेकिन उसने अर्थ गलत समझा, उसने सोचा बंदर है, तो वो कह रही कि तरु शाखा जाओ, यानी पेड़ की शाखा पे जाओ, पेड़ की टहनी पे जाओ। वो कहता है कृष्ण प्रिय मधुसूदन, यानी मैं कौन हूँ, मधुसूदन है। कृष्ण के लिए मधुसूदन शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जबकि मधुसूदन का अर्थ भंवर भी होता है, ठीक है। तो वो कहती है, वो समझती है, वो कहता है प्रिय मधुसूदन हूं, और वो समझती है कि मधुसूदन भंवर है, तो वो कहती है कि तेरो को का काम, यानी तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तो ये कह रहा है और ये क्या अर्थ निकाल रही, तो ऐसा जो अलंकार होता है उसको बोला जाता है विक्रोक्ति अलंकार। अब जो लास्ट का बचता है पुनरोक्ति अलंकार, वो हेडिंग डालो। आता है आपका पुनरोक्ति, और पुनरोक्ति से पहले जो वक्रोक्ति या विक्रोक्ति मैंने आपको पढ़ाया था, इसको याद रखना। अलंकार का सम्राट किसने दिया था नाम, आचार्य भामाह ने इसको दिया था। इसको ध्यान रखना आप लोग, किसने वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार का सम्राट कहा था, आचार्य भामाह, इसको देखना है, ठीक है। लास्ट आता है आपका पुनरोक्ति। पुनरोक्ति का नाम से लगा पुनरुक्ति, यानी पुनर यानी उसका रिपीटेशन हो रहा है, यानी फिर से वही बात कहना, यानी सिंपल सी बात है,
जहां पर एक शब्द लगातार आता है तथा उनके अर्थ समान होते हैं, यानी शब्द लगातार आएगा, बैक टू बैक आएगा, अर्थ भी समान होगा। सिंपल, सबसे सरल अलंकार है पुनरुक्ति। शब्द क्या हो रहा है, वही बात आप बार बार करें, जहां पर एक शब्द बार बार आता है यानी उसका रिपीट होता है, शब्द लगातार आए यानी एक के बाद एक, बैक टू बैक आएगा। जैसे बुझा बुझा, यानी बुझा मतलब बुझा हुआ ही, बुझा बुझा दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये थल थल में बसता शिव है, सूरज है जग का बुझा बुझा, इसका मतलब क्या है, जो सूरज है जग का वो बुझा बुझा यानी डिम डिम सा लग रहा है, ये कहना चाह रहा। बैक टू बैक आएगा, ठीक है, सब लगातार, उनके अर्थ भी समान होंगे। जैसे थल थल में बसता शिव है, यानी जो जल थल, और आपने नभ सुना होगा, यानी थल में जो है पूरा, थल का मतलब जो पूरी पृथ्वी है वहां बसता शिव है, थल थल में बसता शिव है। जैसे छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या हो गया, छोटे छोटे, दोनों का अर्थ समान, छोटे का मतलब छोटा ही तो हुआ, तो इसमें अर्थ भी सेम होगा, रिपीटेशन होगा, लगातार शब्द आएंगे, तो ऐसा अलंकार होता है पुनरुक्ति। ये थे आपके शब्दालंकार। शब्दालंकार के 5 भाग। सिंपल सी बात है, शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं, अनुप्रास के क्या क्या भाग हैं, अनुप्रास, छेकानुप्रास में कितनी बार होता है, वृत्त्यानुप्रास में कितनी होता है, लाटानुप्रास में क्या आता है, बाकी आपका जो 2 बचते हैं वो, और साथ ही यमक, श्लेष, और आपका अंतिम क्या बचते हैं, 2, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति। ये आप लोग तैयार कर लेना, कल इसको हम एंड कर देंगे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।